जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है और हमारी आज तीसरी सीरीज है। तो मैं सभी एस्पिरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने सीरीज 1 और सीरीज 2 को फॉलो करना है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आए हुए हैं, तो उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश इंडिया, यानी कि क्या पूछा गया है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पूछा है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है जहां पर रिलीजन यानी कि धर्म के आधार पर डिवीजन कर दिया जाता है, यानी कि विभाजन कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमें दिखता ही है, क्योंकि जैसे अगर मैं देखूं जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, उसके बाद हमें दिख रहा था कहीं ना कहीं जो हिंदू हैं और जो मुस्लिम हैं उनके बीच यूनिटी आ रही थी। और अगर हिंदू मुस्लिम के बीच यूनिटी आ रही है तो वो ब्रिटिशर्स के लिए अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैं बात करूं अगर लॉर्ड मिंटो जो 1909 के समय पर एक वाइसरॉय थे, इन्होंने कहीं ना कहीं एक 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 रिफॉर्म दिया कि कहीं ना कहीं कि एक सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट बनाया जाए, अर्थात मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा और हिंदू हिंदू को वोट देगा। तो इस तरह से जो समाज है उसको धर्म के नाम पर विभाजित करना शुरू किया। राइट, तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होता है, वो समाज को धर्म के नाम पर विभाजित करना होता है, डिवाइड करना होता है। राइट, तो इसीलिए हम फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट लॉर्ड मिंटो को भी बोलते हैं। राइट, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस हुआ है ये 1909 के एक्ट से हुआ है। आई रिपीट, फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस हुआ है ये 1909। राइट, तो फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स को अलग कर दिया गया था और इसके पीछे जो श्रेय जाता है वो वाइसरॉय मिंटो को जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म 1909। राइट, अच्छा, मैं इसमें एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो एग्जैक्ट अगर हम इसको मेंस में लिखना है तो इसको मॉर्ले मिंटो लिखेंगे, मॉर्ले मिंटो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में ये एक प्रोटोकॉल होता है कि जिसका पद बड़ा होता है उसको पहले लिखा जाता है। तो जैसे कि मॉर्ले साहब जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो हमारे वाइसरॉय थे, तो इस ओहदे से अगर हम देखें तो मॉर्ले का नाम पहले आना चाहिए। राइट, पर अगर एग्जाम में ऑप्शन में मिंटो मॉर्ले लिखा है तो वो भी एक ही बात है। राइट, तो राइट आंसर इसका 1909, और यही कम्युनल इलेक्टोरेट को 1909 में और बढ़ाया गया और 1935 में और ज्यादा बढ़ाया गया। राइट, तो ये बात हमने ध्यान देनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। राइट, क्योंकि इसने इंट्रोड्यूस किया था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरची वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल। डायरची, देखिए डायरची का क्या मतलब होता है। डायरची एक ऐसा सिस्टम है जिसको आप एक फेडरल सिस्टम भी कह सकते हैं, और फेडरल में मुझे उम्मीद है आप जानते होंगे फेडरल मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। इसमें एक डिवीजन ऑफ पावर होता है, तो यहाँ पर भी आपका डायरची में भी डिवीजन होता है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स कैसे डिवाइड होते हैं, ये डिवीजन होता है ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट। राइट, तो इस तरह से ये जो ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट डिवाइड किए गए थे, इस प्रोसीजर को कहा गया या इस सिस्टम को कहा गया डायरची। तो डायरची जो पहली बार है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, आई रिपीट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से प्रोविंस लेवल पे इंट्रोड्यूस की गई, और यही 1935 से सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, हालांकि सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 उसके थ्रू इसको लाने की बात तो की गई, पर कभी भी इसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया, ये भी हमने ध्यान देना है। पर प्रोविंस लेवल पे इसको लाया गया है, कौन से एक्ट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो बात पूछी गई है इंट्रोड्यूस कहाँ, एट सेंट्रल लेवल, तो यहां पर आंसर होगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। राइट, आइए अब जरा इसमें एक बार और चर्चा कर लेते हैं डायरची क्या है। देखिए डायरची क्या है, आई रिपीट, डायरची में मैंने अभी आपको बताया था सब्जेक्ट्स को दो में डिवाइड किया गया था, एक तरफ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे और एक तरफ आपके रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे। अगर मैं ट्रांसफर सब्जेक्ट की बात करूं तो यहां पर रखा गया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट,
पब्लिक वर्क, पब्लिक पब्लिक वर्क रखा गया था, सैनिटेशन रखा गया था, सैनिटेशन रखा गया था, इंडस्ट्रियल रिसर्च रखा गया था, इंडस्ट्रियल रिसर्च रखा गया था। और वहीं पर आप, अगर मैं रिजर्व सब्जेक्ट की बात करूं तो यहां पर है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन रखा गया था, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। प्रेस रखी गई थी, लैंड रेवेन्यूज रखे गए थे, लैंड रेवेन्यूज रखे गए हैं, फॉरेस्ट रखा गया है, वाटर रखा गया है, लेबर रिलेटेड जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल्स रखे गए हैं, पुलिस रखी गई है, राइट। इस तरह से अगर आप देख पा रहे होंगे कि ज़्यादातर जो विशेष मुद्दे होते हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, उनको रिजर्व कैटेगरी में रखा गया था। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि ट्रांसफर्ड जो है, यहाँ पर जो कानून बना सकते हैं वो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर, प्रांत का गवर्नर। और यहाँ पर रिजर्व में जो था वो था एग्जीक्यूटिव काउंसिल और प्रांत का गवर्नर, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में आप जानते होंगे यहाँ पर इंडियंस भी अलाउड थे, तो इसीलिए जहाँ इंडियंस अलाउड थे वहाँ पर ऐसे मुद्दे रखे गए जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जहाँ पर इंडियंस की एंट्री बैन थी, वहाँ पर ऐसे मुद्दे रखे गए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हमें दिखते हैं, राइट। तो ये है आपका डायरची। तो आई रिपीट, सेंट्रल लेवल पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लागू हुई थी, परंतु प्रोविंस में पहले आ गई थी, वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वाई? बिकॉज यहाँ पर पूछा गया है सेंट्रल लेवल। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, प्रिंसिपल फीचर पूछा है और ये भी देखना है कि हमें करेक्ट बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ची इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस। इंट्रोड्यूस जो हुई थी ये प्रोविंस लेवल पे हुई थी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से ये इंट्रोड्यूस हुई थी, किस लेवल पे हुई थी? प्रोविंस लेवल पे। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ये कहाँ आई थी? सेंटर में। तो भारत में इंट्रोड्यूस जो हुई थी ये प्रोविंस लेवल पे हुई थी, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट हो गया गलत। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको, जो लॉर्ड मिंटो थे वो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट माने जाते थे, तो इसीलिए जो इंट्रोडक्शन हुआ था कम्युनल इलेक्टोरेट का वो 1909 वाले एक्ट से हुआ था। पर हमारा मेन क्वेश्चन है 1919, तो ये हो गया रॉन्ग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हो गया रॉन्ग। थर्ड है आपका डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू प्रोविंस। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सब्जेक्ट्स को कहीं ना कहीं डिवाइड कर दिया गया था सेंटर और प्रोविंस में, और प्रोविंस के सब्जेक्ट को फर्दर दो में डिवाइड कर दिया गया था, अभी मैंने बताया था आपको, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड, राइट। तो इसीलिए डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर, यानी कि थर्ड वाला स्टेटमेंट इज राइट। तो इसका जो आंसर है वो है 1 and 3 इज ट्रू, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड। बिल्कुल अभी हमने चर्चा करी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट। देखिए अभी मैंने आपको लिस्ट दी थी, तो रिजर्व सब्जेक्ट की बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ये आपका रिजर्व में आता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये आपका ट्रांसफर्ड में आता है, लैंड रेवेन्यू आपका रिजर्व में आता है, और पुलिस आपका रिजर्व में आता है। तो हमसे रिजर्व पूछा गया है और करेक्ट बताना है, तो इसका जो आंसर होगा वो 134 होगा। अब हम देखते हैं 134 है यहाँ पर, हाँ जी है, सी। ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, राइट। आगे देखते हैं, द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बी, फर्स्ट टाइम बाई कैमरल का क्या मतलब होता है? ठीक है, देखिए बाई कैमरल का क्या मतलब होता है, एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक सेकेंड, देखिए बाई कैमरल का मतलब होता है जिसमें हम जो लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे हमारा पार्लियामेंट है, राइट, और अंग्रेजों के समय में हम इसको क्या कहते थे? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये कब से आया था? चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से, ठीक है, तब इसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा गया है।
तो इसकी एंट्री तो होती है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 और इसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को आगे चलकर दो हाउसेस में डिवाइड कर दिया गया है। इसी को कहा जाता है बाइकैमरलिज्म, यानी कि एक अपर हाउस बनता है, अपर हाउस, और एक बनता है लोअर हाउस। तो ब्रिटिश के समय पर ये जो आपका बाइकैमरलिज्म है, जिस जो अपर हाउस है वो कहलाया काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, और जो लोअर हाउस है वो कहलाया आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और अगर मैं इसकी आज के हिसाब से तुलना करूं, ब्लू से मैं दिखाना चाह रहा हूं, आपको कलर चेंज कर रहा हूं, और ब्लू मतलब मैं आज के हिसाब से आपको दिखा रहा हूं। तो आज के हिसाब से आज भी ये काउंसिल ऑफ स्टेट ही कहलाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहलाता है, और एक शब्द और हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उसे हम राज्यसभा कहते हैं, राज्यसभा। परंतु आज के हिसाब से जो लोअर हाउस है वो कहलाता है हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल, राइट, जो कहलाता है लोकसभा। तो ये डिफरेंस है। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शब्द है, इसका इस्तेमाल हम आज के समय पर राज्यों के लिए करते हैं, केंद्र के लिए नहीं करते हैं। जो राज्यों की जो विधानसभा होती है, जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं राज्यों का, उसको हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं आज के हिसाब से, ठीक है। परंतु जब बाइकैमरलिज्म भारत में आया था, तो वो कौन से एक्ट से आया था? वो आया था आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से ही आया था, एट द सेंट्रल लेवल बाइकैमरलिज्म। तो तब ये कैसे था? अपर हाउस कहलाता था काउंसिल ऑफ स्टेट, जो आज भी काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता है अपर हाउस। परंतु उस समय जो लोअर हाउस है वो कहलाता था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पर आज ये कहलाता है हाउस ऑफ द पीपल, राइट। इस बात का आपने ध्यान देना। अब इसमें एक बात आपको समझने वाली बात है कि अगर मैं बात करूं अपर हाउस की, अगर मैं बात करता हूं काउंसिल ऑफ स्टेट की, काउंसिल ऑफ स्टेट जो क्या कहलाता है? अपर हाउस, अपर हाउस। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 था, आई रिपीट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 था, उसका जो सेक्शन 18 था, सेक्शन 18, उसके तहत जो अपर हाउस है, वहां पर टोटल नंबर ऑफ सीट थी 60। आई रिपीट, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी? 60। और वैसे ही जो आपका लोअर हाउस था, एक बार इसे मिटा रहा हूं, जो लोअर हाउस था जिसे कहा गया था लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे कहा गया था लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लोअर हाउस था, इसमें जो हमारा एक्ट था 1919 का, उसका जो सेक्शन 19 था, उसके तहत इसमें टोटल मेंबर्स कितने थे? 140। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अपर हाउस में कितने मेंबर्स थे एज पर सेक्शन 19, माफ कीजिएगा सेक्शन 18, वो थे 60 मेंबर्स। और लोअर लोअर हाउस में एज पर 60 सेक्शन 19 वो कितने थे? 140, सॉरी, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, अपर हाउस, यू मतलब अपर हाउस में एज पर सेक्शन 18 कितने थे टोटल मेंबर्स? 60। और एल मतलब लोअर हाउस, उसमें देखेंगे सेक्शन 19 के हिसाब से टोटल मेंबर्स कितने? 140। और ये सेक्शन 18 और सेक्शन 19 कौन से एक्ट के हैं? ये है एक्ट ऑफ 1919। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो बाइकैमरलिज्म भारत में इंट्रोड्यूस हुआ है एक्ट ऑफ 1919 से। तो दिस इज द राइट आंसर, राइट, दिस इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट टाइम जो इसका आंसर है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ओनली वन इज करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इस तरह से आपने देखा कि 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे और उसको अच्छी तरह समझा, और ये जितने भी क्वेश्चन आपके समक्ष आ रहे हैं ये एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज का मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि जो हर मेजेस्टी है या जो हिस मेजेस्टी है, पहली बार कौन से एक्ट से कहा गया ऑफिशियली कि भारत जो है, जो ब्रिटिश इंडिया है, वो हिस मेजेस्टी का इनसेपरेबल पार्ट है? वो किस एक्ट से कहा गया, राइट। चलिए अब यहीं से सेशन एंड करने जाते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न छोड़ सकते हैं, और अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो कमेंट करिए, शेयर करिए, राइट। जय हिंद गाइस।